बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो हेल्थ असेसमेंट का टॉपिक है उसमें हमने असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो रीड करना है। यानी जो हमारा हार्ट है और हमारे हार्ट के साथ जितनी भी वेसल्स अटैच हैं, ठीक है, उनकी असेसमेंट आप किस तरह से करते हो, ये सारा कुछ आपने असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स जो हैं हार्ट के वो पता होने चाहिए। यानी उसकी थोड़ी-सी एनाटॉमी जो है ना वो आपने डिस्कस करनी होती है कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले जिस तरह के राइट एट्रियम है, राइट लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है और आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारे पास ये 4 लैंडमार्क्स हैं या 4 चैम्बर्स होते हैं, किसके? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें हमारे पास देखिए एनाटॉमी के बाद हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं 4 वेल्व्स होते हैं आपके पास, ठीक है। 2 एवी वेल्व्स होते हैं और 2 सेमिल्यूनर होते हैं, ठीक है। एवी में हम देखें अगर तो आपके पास इस तरह से अयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व है, ठीक है। यहाँ पे 2 एवी वेल्व हमने पढ़े और 2 जो है वो हमने सेमिल्यूनर पढ़े। यहाँ पे देखें अयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व आपके पास है और ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइकस्पिड वेल्व होता है जो कि जिसके 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, और बाइकस्पिड वेल्व होता है जिसके 2 फ्लैप्स होते हैं। तो आपके पास टोटल 4 वेल्व्स होते हैं वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 एवी है ट्राइकस्पिड और मिट्रल और 2 सेमिल्यूनर जिसमें पल्मोनिक एयोटिक आ जाता है। तो डायग्राम के अंदर भी आपको ये 4 दिखाए हुए हैं, ठीक है। एयोटिक सेमिल्यूनर है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर है जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है, एयोटिक है जो एयोटा के पास है, ट्राइकस्पिड है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है और इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। और जो हमारे पास बाइकस्पिड है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है और इसके 2 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने जो हैं वो होते हैं? हमारे पास टोटल जो हैं वो वेल्व्स 4 होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो लैंडमार्क्स ऑफ हार्ट है उसके अंदर हमारे पास वेल्व्स हो गए, 4 तरह के वेल्व्स हैं आपके पास। 2 एवी हैं ट्राइकस्पिड और मिट्रल और 2 सेमिल्यूनर है जिसमें पल्मोनिक एरियोटिक वॉल्व जो है वो आ जाता है। पंपिंग की अगर हम बात करें तो असेसमेंट के अंदर पंपिंग जब आपने देखनी होती है तो सिस्टली और डायस्टली 2 तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। सिस्टली का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की प्रेशर कर्व कितनी है, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैक्सिमम कहाँ तक ग्राफ जो है वो आपका जाएगा, ठीक है, इसको आप सिस्टली कहते हो। डायस्टली होता है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो ब्लड सारा वापस हार्ट के अंदर आता है, ठीक है, इसे आप कहते हो डायस्टली की कंडीशन। तो जब आपने असेसमेंट हमने पढ़नी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो हमने एक पेशेंट की पंपिंग भी देखनी होती है कि इसकी डायस्टली और इसकी सिस्टली जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपने जब हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, हिस्ट्री लेते हुए आपने जितने भी रेलेवेंट सब्जेक्टिव डाटा होता है वो इकट्ठा करना होता है, ठीक है। रेलेवेंट सब्जेक्टिव डाटा में आपके पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि चेस्ट पेन तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, डिस्निया की कंडीशन तो नहीं है, उसको सांस लेने में मसला तो नहीं आ रहा, कफ, फटीग, साइनोसिस यानी उसका उसकी जो बॉडी है वो ब्लू तो नहीं हो रही, एडिमा तो नहीं है, कोई पास्ट कार्डिक हिस्ट्री हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, पर्सनल हैबिट्स को आपने देखना होता है, कोई पहले से वो मेडिकेशन वगैरह तो नहीं ले रहा, क्योंकि जब भी आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की असेसमेंट करनी है, आपने जब ये टॉपिक पढ़ना है असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्थ असेसमेंट के अंदर, तो आपने हमेशा असेसमेंट की जो चीज़ें होती हैं हिस्ट्री के अंदर वो याद रखनी होती हैं, ठीक है। मेडिकेशन हिस्ट्री आपने देखनी है, इसके अलावा स्मोकिंग हिस्ट्री देखनी है कि वो स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो आपके पास सारी आ जाती हैं हिस्ट्री के अंदर। करंट हेल्थ स्टेटस आपने देखना होता है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, सिंकोप यानी पेशेंट बार-बार फेंट तो नहीं हो रहा, उसके एंकल्स, उसकी फीट वगैरह में स्वेलिंग तो नहीं है या उसको हार्ट की पाल्पिटेशंस का मसला हो या फटीग का मसला हो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री आपने लेनी है कि फैमिली में से कोई स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं पीता या उनका स्लीपिंग पैटर्न किस तरह से है, एक्सरसाइज वगैरह किस तरह से करते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, स्ट्रेस वगैरह को डील करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक पेशेंट की डिस्कस कर लेनी है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट में हम ज़रूर देखते हैं कि पेशेंट को पहले से कोई हार्ट डिज़ीज़ तो नहीं है। रूमेटिक फीवर बेसिकली एक इस तरह की डिज़ीज़ होती है जो कि जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, जिसमें जॉइंट्स जो होते हैं वो पेशेंट के स्वेल कर जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है। रूमेटिक फीवर जो होती है ना वो हार्ट के साथ भी थोड़ा बहुत जो है इसका लिंक होता है, तो इस तरह से आपने पहले देख लेना कि पेशेंट को पहले कभी हार्ट की डिज़ीज़ या रूमेटिक फीवर तो नहीं हुआ। हार्ट मर्मर आपके पास साउंड्स होती हैं जो कि हार्ट में से सुनाई देती हैं जो कि
एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं, ठीक है? तो आपने देखना है पेशेंट को मरमर्स, हार्ट मरमर्स तो नहीं प्रेज़ेंट, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल या बीपी लेवल ज़्यादा हो, कन्फ्यूजन, फटीग या डेंटल वर्क उसका कोई हुआ हो, क्योंकि जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनकी वजह से इन्फेक्शन हार्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो आपने डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है? पास्ट हेल्थ हिस्ट्री होगी, अब आपने प्रिपेयर करना है उसको असेसमेंट के लिए, ठीक है भाई? हम आपकी असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करने लगे हैं, तो उसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहले आपने एक रूम लेना है जो कि वार्म हो, ठीक है? और क्वाइट हो, वहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, ठीक है? आपने टेबल की पोज़ीशन जो होती है वो सेट करनी होती है, गाउन वगैरह पहनना होता है, पेशेंट को गाउन पहनाना है ताकि उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, एक वॉच लेनी है ताकि आपने सेकंड्स वगैरह, टाइम वगैरह वहाँ से नोट कर लें। इसके अलावा आपने स्टेथोस्कोप लेनी है, अपना बीपी अपरेटस देखना है और एक टॉर्च जो है वो आपने इकट्ठी कर लेनी है। कभी-कभी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती। फिर भी आपको हर प्रोसीजर के लिए जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका आइडिया होना चाहिए। अब आ जाता है आपके पास सीवीएस एग्जामिनेशन, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करने में आपने जो जिन-जिन चीज़ों को फॉलो करना है या जो-जो टॉपिक आउटलाइन्स हैं मेन, उनमें सबसे पहले आता है पल्सेस की एग्जामिनेशन, बीपी की मेजरमेंट, नेक वेसल्स जो आपने जुगुलर वेन पढ़ी होगी उसकी असेसमेंट, एंड देन प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ठीक है? ये 4 चीज़ें जो हैं हम करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन के अंदर। और इसी को ही फॉलो करते हुए हमने अपना जो है ये कंप्लीट करना है। अब देखिए सबसे पहले पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम के असेसमेंट में आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है? हिस्ट्री में वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं, पेन, एडिमा, अल्सरेशन, डिज़ीनेस, ये सारा कुछ तो नहीं हो रहा, आपने स्पेसिफिक सिम्पटम्स पूछ लें, ठीक है? पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम की जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन यूएचएस में एज़ इट इज़ आया था, राइट डाउन द टेक्निक्स यूज्ड टू असेस द पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो रहा था कि वो टेक्निक्स में क्या लिखें, टेस्ट लिखें या क्या-क्या चीज़ें उन्होंने लिखनी है, ठीक है? तो जब भी टेक्निक्स पूछी जाएँ किसी सिस्टम को असेस करने के लिए, तो सबसे पहले आपने 4 टेक्निक्स को मेंशन करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करना है। अब देखिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम के असेसमेंट के लिए, उसमें भी सबसे पहले देखिए आर्म्स वगैरह के लिए आपने इंस्पेक्शन देखनी है। इंस्पेक्शन होता है, आपने देखना होता है कोई स्किन चेंजेस तो नहीं आ रही, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है? कोई कलर तो नहीं चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्ट करनी है। उसके बाद पाल्पेशन, यानी हाथ के साथ टच करके आपने पाल्पेट करना होता है, ठीक है? कि रेडियल अल्नर पल्सेस ठीक हैं, ठीक है? इसके लिए आप एलन टेस्ट कर सकते हैं। हम एलन टेस्ट के लिए जो है मैं आपको आगे बताती हूँ एलन टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा आपने लेग्स के लिए भी स्किन चेंजेस देखनी है और ह्यूमन साइन देखना है। ह्यूमन साइन भी हम आगे पढ़ते हैं अभी। पाल्पेशन करनी है आपने इसकी अच्छे तरीके से, फीमोरल पल्सेस की, पोस्टीरियर टिबियालिस पल्सेस की, ठीक है? इसमें आपने देखना है एडिमा वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है? एलन टेस्ट होता क्या है? एलन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन टेस्ट क्या होता है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ जो है ना वो उठाए, ठीक है? जब वो अपना हाथ रेज़ करेगा तो आपने उसे कहना है कि फिस्ट बना लो, यानी जिस तरह हम मुट्ठी बनाते हैं उस तरह से 30 सेकंड्स के लिए जो है ना वो बना लो, ठीक है? आपने अल्नर और रेडियल आर्टरी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियरली जो है ना वो थोड़ा-सा पता चलेगा। ये देखिए, जैसे अगर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है अगर, तो यहाँ पे एलन टेस्ट हम असेस करने लगे हैं। ये आपके पास पता है ये आपका हाथ है, ये आपके पास अल्नर आर्टरी है इस वाली साइड पे, ये रेडियल आर्टरी है, ठीक है? जब आपने एलन टेस्ट करना है तो आपने पहले तो उसे कहा कि भाई फिस्ट बना लो, 30 सेकंड्स के लिए उसने फिस्ट बना ली। देन आपने क्या करना है, आपने अल्नर और रेडियल दोनों आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है? दोनों 2 फिंगर्स के साथ जो है वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपने पेशेंट को कहना है कि अपनी मुट्ठी खोल लो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, आपने उसे कहा कि ठीक है, पहले बंद की मुट्ठी को, अब अपनी मुट्ठी जो है वो खोल लो, ठीक है? अब 2 तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब आपने साथ ही क्या करना है, अल्नर आर्टरी के ऊपर प्रेशर रिलीज़ कर देना है, ठीक है? उसको भी कह दिया मुट्ठी खोल लो और साथ आपने ये जो अपना हाथ था ना, जिसको अल्नर आर्टरी के ऊपर रखा था, उसको भी आपने उठा लिया। अब आपने देखना है कि अगर तो आपके पास जब आपने अल्नर आर्टरी के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ किया है, तो जो हैंड है वो दोबारा से रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन होती है ना, देखिए यहाँ पे हाथ में थोड़ा पेल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई रुक जाती है ना, तो पेल होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही आपने अल्नर आर्टरी के ऊपर से हाथ उठाया, तो और आपका हाथ दोबारा से फ्लश होना स्टार्ट हो गया 5 टू 15 सेकंड्स के अंदर, ठीक है? ब्लड फ्लो दोबारा जाना शुरू हो गया, वो रेड हो गया। तो हम इसे कहते हैं कि आपके पास नेगेटिव मॉडिफाइड एलन टेस्ट है, ठीक है? और अगर आपने प्रेशर रिलीज़ किया और आपका हाथ जो है वो फ्लश नहीं हुआ, ठीक है?
विदिन 5 to 15 सेकंड। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपका हैंड फ्लश नहीं हुआ और मॉडिफाइड एलन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। तो ये आपके पास एलन टेस्ट होता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने पहले पेशेंट को क्या है फिस्ट बनाए, फिर उसे रेडियल और अल्नर आर्टरी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, फिर आपने उसको जो है वो छोड़ देना है अल्नर आर्टरी को और उसका हाथ खुलवाना है। अगर तो हैंड दोबारा से फ्लश होता है, रेड होता है मतलब गुड सर्कुलेशन, और अगर हाथ अच्छे से नहीं रेड हो पाता है इसका मतलब आपकी सर्कुलेशन जो है वो इफेक्टेड है, ठीक है? ये आपके पास एलन टेस्ट आ जाता है। आस्क द पेशेंट टू ओपन द हैंड इन एलिवेटेड पोजीशन, इट शुड अपीयर ब्लैंच्ड मतलब ये पेल हो जाएगा। फिर आपने प्रेशर रिलीज करना है। अगर तो आपके पास 7 सेकंड के अंदर मतलब लेस देन 7 उन्होंने बताया हुआ है, तो अगर आपके पास जो है वो कंडीशन हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। और इसका मतलब क्या होता है, ये टेस्ट जो हम करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने रेडियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो अल्नर आर्टरी है वो इस काबिल नहीं है कि वो हाथ को सप्लाई कर सके, तो आपने रेडियल आर्टरी को किसी सूरत में भी पंक्चर नहीं करना, चाहे आपने कोई एबीजीज लेनी है या कुछ भी करना है, ठीक है? तो एलन टेस्ट आपको ये बताता है कि आप रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर सकते हो, प्रिक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है? एलन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन साइन आता है। जब भी आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के असेसमेंट करने लगोगे तो आप ह्यूमन साइन को पढ़ोगे। ह्यूमन साइन क्या होता है? कि एक अमेरिकन फिजिशियन था जॉन ह्यूमन, उसके नाम पे आपने ह्यूमन साइन जो था वो बनाया था। ह्यूमन साइन में हम इस तरह से देखते हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ह्यूमन साइन में ये होता है कि जब भी आप डोर्सिफ्लेक्शन करते हो, ठीक है? जब भी आप डोर्सिफ्लेक्शन करोगे तो आपकी काफ मसल जो है वहाँ पे पेन होगी। देखिए डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है? ये आपके पास बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन है फुट की, ठीक है? डोर्सिफ्लेक्शन होता है जब आप अपने फुट को उठाते हो, बैक की तरफ लेके जाते हो, ये एंगल रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो ये जो मसल्स होते हैं आपके काफ मसल्स होते हैं, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि ह्यूमन साइन आपके अंदर पॉजिटिव है। ह्यूमन साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि ये भी सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है? कि अगर आपको पेन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्कुलेशन है या आपकी जो प्रॉपर सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, ठीक है? तो जब भी आप डॉर्सिफ्लेक्शन करोगे, ठीक है, तो आपकी जो काफ मसल्स होंगे उनके अंदर पेन होगी, तो इसको आप कहते हैं कि ह्यूमन साइन इज पॉजिटिव। ह्यूमन साइन हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टेस्ट आता है बिगर टेस्ट। कभी-कभी इस तरह से होता है कि आपको सिर्फ टेस्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द टेस्ट दैट आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट, ठीक है? तो अब आपने जब बिगर टेस्ट करना है, बिगर टेस्ट क्या होता है? जब पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन पर लेटा दिया, ठीक है? आपने उसे कहना है कि अपनी टांगों को रेज़ करो, ठीक है? रेज़ करेंगे आप अपने लेग्स को। बिगर टेस्ट में आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ये देखें। एक पर्सन है, ठीक है, जो भी साथ फिजिशियन हो, जो भी हो, उन्होंने क्या करना है, नीज़ को स्ट्रेट रखना है, ठीक है? और नीज़ को स्ट्रेट रखते हुए उनको कहना है कि अपनी टाँगों को जो है वो रेज़ करें, ठीक है? जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, जिनकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जिनका हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, उसमें क्या होगा कि जो आपके पास ब्लड सप्लाई होगी वो पूरी टाँग में ठीक रहेगी, ठीक है? मतलब जिस तरह की टाँगों का कलर होता है वो उस तरह से ही रहता है। लेकिन जो एबनॉर्मल पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर इस तरह से होता है, जैसे ही उनको कहा जाता है कि अपनी टाँग को जो है पोज़ीशन ऊपर करना होती है उन्होंने, ठीक है? तो उनकी जो टाँग होती है वो यहाँ से क्या हो जाती है, पेल हो जाती है, ठीक है? येलो कलर की हो जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं बिगर टेस्ट। और बिगर टेस्ट पॉज़िटिव क्या होता है? अगर तो आर्टेरियल कॉम्प्रोमाइज़ हो, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक ब्लड नहीं जा रहा, उनका कलर पेल हो गया, तो हम कहते हैं बिगर टेस्ट इज़ पॉज़िटिव, ठीक है? उसके बाद आपके पास ट्रेंडलबर्ग टेस्ट आता है। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट क्या होता है? हम इसको कॉम्पिटेंसीज़ जितनी होती हैं उसको डेवलप करने के लिए जो डीप या सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, उसकी कैलोपेटेंसी के लिए करते हैं, ठीक है? इसमें भी आप में बेसिकली करते क्या हो, इसमें भी आपने फ्लेक्शन का प्रोसेस करना होता है। इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं, देखें। आपने जो हिप होती है, हिप एब्डक्टर्स होते हैं, उनकी वीकनेस को असेस करना होता है। आपने पेशेंट को कहना होता है कि वो 30 सेकंड के लिए ना एक टाँग पे खड़ा हो जाए, ठीक है? लीनिंग नहीं करना, लीनिंग मतलब झुकना नहीं है किसी साइड पे, एक टाँग पे वो 30 सेकंड के लिए खड़ा होगा, ठीक है? आप देखोगे अगर तो वो 30 सेकंड तक खड़ा होता है, ठीक है? पॉज़िटिव टेस्ट कब आएगा? अगर तो जो वेट बेयरिंग जॉइंट है आपकी हिप का वो एक साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है? जो अनसपोर्टेड साइड होती है, यानी जहाँ पे जिस टाँग को आपने उठाया होता है, आप देखोगे जो फीमर होगी ना वो उस साइड पे मूव कर जाएगी। तो हम कहेंगे ट्रेंडलबर्ग टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है? और अगर तो हिप अपने लेवल पे रहती है तो हम कहते हैं ये ट्रेंडलबर्ग टेस्ट जो है वो नेगेटिव है।
ठीक है? तो ये टेस्ट भी हम करते हैं एक असेसमेंट में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के असेसमेंट में हम करते हैं, बिकॉज़ हमने ये असेस करना होता है कि जो पोज़ीशन है वो भी मेंटेन है कि नहीं, उस हिसाब से सप्लाई जो है वो वेन्स के अंदर जा रही है कि नहीं। सुपरफिशियल और डीप वेन्स को जो है वो हमने असेस करना होता है। इसके अलावा जो वेरिकोज़ यानी जो स्वेल वेन होती है उसको भी आपने असेस करना होता है, ठीक है? तो ये आपके पास ट्रेंडलबर्ग टेस्ट आ गया, ठीक है? अब हम टेस्ट को एक दफ़ा देख लिया हमने कौन-कौन से टेस्ट पढ़े हैं इसके अंदर जब भी हमने टेक्निक्स यूज़ की पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम के लिए, उसमें हमने इंस्पेक्शन और पाल्पेशन की, ठीक है? नो परकशन, नो ऑस्कल्टेशन, ठीक है? अब आपने धक्के से उनको इसके अंदर नहीं लिखना, जब नहीं लिखा हुआ तो आपने भी नहीं लिखना। इंस्पेक्शन और पाल्पेशन की हमने, ठीक है? इसके अलावा हमने कुछ टेस्ट कर लिए, ठीक है? टेस्ट में हमारे पास कौन-कौन से टेस्ट आ गए? एलन टेस्ट आ गया, एलन टेस्ट हमारे पास हाथ वाला टेस्ट था, ठीक है? उसके बाद आपके पास ह्यूमन साइन आ गया, ह्यूमन साइन में हमने सिंपल पढ़ा जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करोगे तो आपकी पेन होगी, ठीक है? उसके बाद बिर्गर टेस्ट आ गया, बिर्गर टेस्ट में हमने क्या किया था? पेशेंट को लेटा दिया था, उसकी टाँगों को रेज़ किया था, ठीक है? उसके बाद ट्रेंडलबर्ग टेस्ट आ गया, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट में हमने क्या किया कि हमने पेशेंट को जो है वो खड़ा किया और उसकी एक टाँग को जो कहा उठा लें, ठीक है? अगर वो हिप की जो पोज़ीशन है वो ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वेन्स की जो पेटेंसी है वो ठीक नहीं है, सुपरफिशियल और डीप वेन्स में मसला आ रहा है, ठीक है? टनलबर्ग टेस्ट के बाद ये आपके टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सारे, ठीक है? नेक्स्ट आप आ जाएँ एग्ज़ामिनेशन ऑफ पल्सेस के ऊपर क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमने पेरिफेरल हमने असेसमेंट करनी है तो इसमें हमने सीवीएस के अंदर पल्सेस की एग्ज़ामिनेशन भी करनी होती है, ठीक है? तो पल्सेस की एग्ज़ामिनेशन करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी पल्सेस कौन-कौन सी हैं, ठीक है? आपको पल्सेस की साइट्स का जो है वो आइडिया होना चाहिए, कितनी तरह की पल्सेस होती हैं ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है आपके पास जो ऊपर होती है यहाँ पे हेड के पास टेम्पोरल पल्स होती है, ठीक है? ये कैरोटिड होती है नेक के अंदर, एपिकल होती है हार्ट के पास, ब्रेकियल होती है जो कि आर्म के इस साइड पे होती है, रेडियल है, रेडियल साइड पे होती है, रेडियल आर्टरी के ऊपर, ठीक है? फेमोरल होती है जो आपकी फीमर होती है बिल्कुल उसके ऊपर पास आउट कर रही होती है। पोप्लीटियल है जो नी के पीछे होती है बैक साइड पे। पोस्टीरियर टिबियालिस होती है जो कि आपके बिल्कुल एंकल होता है उसकी इस साइड पे होती है और जो डोर्सालिस पैडिस होती है वो फुट के बैक साइड पे होती है, ठीक है? तो ये आपके पास टोटल पल्सेस हैं, आपको इनकी साइड्स का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कौन-कौन सी पल्सेस हैं और ये कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? जब आपको ये आइडिया होगा तो तब आप एग्ज़ामिनेशन जो है वो कर पाएँगे। आपने पल्सेस फ़ील करनी है, कौन-कौन सी पल्सेस फ़ील करनी है, रेडियल है, ब्रेकियल है, कैरोटिड है, फेमोरल है, पोप्लीटियल है, पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सालिस पैडिस। आपको पल्सेस के नाम आने चाहिए, पल्सेस की साइड्स आनी चाहिए, इसकी फिगर जो मैंने आपको दिखाई है, आपको ये भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है? ये सेम आपने इस तरह से ही जो है वो बनानी है और इसको ड्रा करना है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको पल्सेस की साइड्स याद हो जाएँ, ठीक है? तो आपने रेडियल को जो है वो असेस करना है, ब्रेकियल को असेस करना है, कैरोटिड को असेस करना है, ठीक है? फीमोरल को असेस करना है, पोप्लीटियल को, डोर्सालिस पैडिस को और पोस्टीरियर टिबियालिस को, ठीक है? इस इन सबको आपने पाल्पेट करके चेक कर लेना है। अब आपने जब आपने पल्स को चेक करना है तो बेसिकली क्या चीज़ है जो आप उसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है? आप उसका रेट देखेंगे, रेट में क्या होता है आपने उसको फुल 1 मिनट के लिए काउंट करना है और देखना है कि पेशेंट टैकीकार्डिया में जा रहा है या ब्रैडीकार्डिया में जा रहा है, ठीक है? टैकी मीन फास्ट और ब्रैडी मीन स्लो कि उसका हार्ट रेट स्लो है या उसका हार्ट रेट फास्ट है, ठीक है? उसके बाद आपने रिदम नोट नोट डाउन करना है, रिदम मतलब कि उसका रिदम नॉर्मल है या इरेगुलर है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी पल्स रेगुलर होती है, कुछ होते हैं जिनकी रेगुलर इरेगुलर होती है, ठीक है? तो वो आपने देखना है कि उसका रिदम किस तरह से है, रेट देखना है, रिदम देखना है। उसके बाद आपने एरिथमियास की कंडीशन को देखना होता है। कार्डिक एरिथमियास क्या होते हैं? जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती है, ठीक है? यानी हार्ट की एक्टिविटी जो है ना वो ठीक नहीं है, या तो स्लोअर है या फास्ट है, ठीक है? कुछ भी हो सकती हैं। इसको आप कहते हो एरिथमियास की कंडीशन, ठीक है? साइनस एरिथमिया होता है, साइनस एरिथमिया क्या होता है? नॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी जब आप ब्रीथिंग कर रहे होते हो तो उसमें जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है उसको आप कहते हो साइनस एरिथमिया, ठीक है? उसके बाद ओकेजनल इरेगुलरिटी होती है, ओकेजनल इरेगुलरिटी में क्या आता है? प्रीमेच्योर बीट्स अकर अर्लियर देन एक्सपेक्टेड मतलब आपको जो है ना पता होता है कि आपने एक लॉन्गर पॉज़ आना है, उसके बाद जो है ना वो एक मतलब रेगुलर बीट्स आ रही होती है ना, एक के बाद एक बीट, एक के बाद एक बीट।
इसमें क्या होता है कि जो बीट आनी होती है वो इरेगुलर होती है, यानी या तो वो पहले आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद एक लॉन्ग पॉज़ लेती हैं और उसके बाद फिर आती हैं, ठीक है? ये ओकेजनल इरेगुलैरिटी होती है। कुछ लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है? रेगुलरली इरेगुलर होती है। प्रीमेच्योर बीट्स अकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल आफ्टर 1 नॉर्मल बीट, आफ्टर 2 नॉर्मल बीट्स, ठीक है? ट्राइजेमिनी या बाइजेमिनी। इसे आप कहते हैं रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है? उसके बाद आपके पास इरेगुलर है। ये सारे आपके पास पैटर्न्स हैं या पल्सेस कह लो कि चीज़ें हैं जो कि आपने रिदम के अंदर जो चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है या आपने लिखनी होती हैं। इरेगुलर हाँ, ये हमारे पास एरिथमियाज़ की टाइप होगी। साइनस एरिथमिया, ओकेजनल इरेगुलैरिटी, रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलर इरेगुलर, ठीक है? जिसमें कोई पैटर्न नहीं है। ये हमारे पास मोस्टली डाइजॉक्सिन मेडिसिन, जब डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तब ये पैटर्न शो होता है, ठीक है? तो अगर आपको आता है एरिथमियाज़ क्या होते हैं, एरिथमियाज़ की टाइप्स लिखें, तो आपने क्या लिखना है? एरिथमियाज़ के अंदर सबसे पहले कार्डिक डिसरिथमियाज़, साइनस एरिथमिया, ओकेजनल इरेगुलैरिटी, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलर इरेगुलर, ये चीज़ें जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ना एक टर्म आती है मोस्टली पल्स डेफिसिट, इसकी डेफिनिशन आती है सिर्फ ओनली 2 मार्क्स की डेफिनिशन ही आती है कि पल्स डेफिसिट क्या होता है। जब आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में हार्ट के जो थे वो चैम्बर्स पढ़े, ठीक है? जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक होती है, ठीक है? और आर्टरीज़ तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इतनी वीक होती हैं कि आर्टरीज़ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, ठीक है? तो आपका जो पल्स रेट होता है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है? पल्स रेट स्लो हो जाता है हार्ट रेट से। आप ऑस्कल्टेशन करते हो, हार्ट रेट नोट डाउन करते हो, तो जो पल्स रेट होता है ना वो हार्ट रेट से कम होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं पल्स डेफिसिट। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आर्टरीज़ का, यानी जो पल्स रेट है और जो हार्ट रेट है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक है जी? पल्स डेफिसिट की टर्म जो है वो आपने करनी है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पल्स है। वॉल्यूम ऑफ द पल्स मतलब कितना एम्पलीट्यूड है एक पल्स वेव का, उसे हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। यानी जब एक पल्स जो है वो कटती पल्स हमारी जो है वो चलती है, उसके अंदर हमारे पास कितना जो है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द पल्स। वॉल्यूम ऑफ द पल्स मोस्टली नॉर्मल होता है, हाई भी हो सकता है जब आपको फीवर होता है, या लो भी हो सकता है जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, ठीक है? तो ये जो पल्स का वॉल्यूम है ना, इस चीज़ में आपने ये तो चीज़ें पढ़ ली कि हाई कब होता है, लो कब होता है। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है ना वो टेक्निक्स है, ठीक है? वो टेक्निक्स भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है बीपी की मेजरमेंट। जैसे हमने ऊपर ये पहले वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है? जो हमने ऊपर पढ़ा था ये एग्जामिनेशन ऑफ पल्सेस, ठीक है? हमारा पहला जो है ना वो कंप्लीट हो गया पल्सेस की एग्जामिनेशन। दूसरा आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ बीपी। बीपी की मेजरमेंट आपने कैसे करनी है? और बीपी की मेजरमेंट में देखिए सबसे पहले नॉर्मल आपको पता है बीपी की वैल्यू 120/80 या 130/85 एडल्ट्स में होती है, ये नॉर्मल होती है। इससे ज़्यादा होगा तो जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाइपरटेंसिव होता है अगर 140/90 तक कंडीशन चल जाए। पल्स प्रेशर क्या होता है, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? सिस्टोलिक हमने पढ़ा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पीक पे गया हुआ है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है हम उसे कहते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है? साइलेंट गैप क्या होता है? साइलेंट गैप की टर्म हम यूज़ करते हैं जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोटोकोफ साउंड्स होती हैं वो थोड़ी देर के लिए डिसअपीयर हो जाती हैं, इसे कहते हैं साइलेंट गैप। अब आपको ये पता होना चाहिए क्रोटोकोफ साउंड्स क्या होती हैं। जब भी आप बीपी लेते हो, ठीक है, बीपी चेक करते हो तो आपके जो ऑपरेटर्स होता है उसको ऑपरेट करने के दरमियान आपको कुछ साउंड सुनाई दे रही होती हैं, जिनमें सबसे पहले तो साइलेंट होते हैं, ठीक है? फिर जब 120 टू 110 के दरमियान आते हैं ना तो आपको एक टैपिंग साउंड सुनाई देती है। फिर वो टैपिंग साउंड स्विशिंग साउंड बन जाती है, ठीक है? स्विशिंग साउंड के बाद वो थोड़ी क्रिस्प, जैसे क्रिस्प हम करते हैं उसमें जो साउंड आती है वो साउंड बन जाती है। देन ब्लोइंग होती है और फिर साइलेंट आ जाता है, ठीक है? तो ये जो पीरियड होता है ना ये क्रोटोकॉफ साउंड्स का पीरियड होता है। यानी टैपिंग, स्विशिंग, क्रिस्प, ब्लोइंग, ये सारे क्रोटोकॉफ साउंड्स होते हैं। क्रोटोकॉफ साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं? जब आप बीपी लेते हो, चेक करते हो, उसके दरमियान आपको कुछ साउंड सुनाई देती हैं, नॉर्मल साउंड्स होती हैं, इनको हम कहते हैं क्रोटोकॉफ साउंड्स, ठीक है? और अगर कुछ
पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, उनके अंदर जब आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर लेते हो, उसमें क्रोटोकॉफ साउंड्स नॉर्मल पेशेंट के अंदर तो ये आ रही होती हैं, ठीक है? लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो साउंड्स होती हैं, ये कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं, ठीक है? इसको आप कहते हो कि आपकी ये जो गैप होता है, इसे कहते हैं साइलेंट गैप, ठीक है? पल्स प्रेशर क्या होता है, इसका पता चल गया। साइलेंट गैप क्या होता है, क्रोटोकॉफ साउंड्स क्या होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, इनको आपने एग्ज़ैक्ट याद करना है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक वेसल्स का आ जाता है। नेक के अंदर हमारे पास जितनी भी वेसल्स हैं, उनकी असेसमेंट भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आएगी, क्योंकि वो हार्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? अब देखिए कैरोटिड आर्टरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टरी कैरोटिड आर्टरी, फिर जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन का प्रेशर आ जाता है। जुगुलर वेन के अंदर अब 2 तरह की वेन्स हैं, एक तो इंटरनल जुगुलर होती है, एक एक्सटर्नल जुगुलर होती है। दोनों को हमने एक सीवीएस के अंदर असेस करना है। नेक वेसल्स के अंदर देखें कैरोटिड आर्टरी है आपके पास, ये इन्होंने बनाई हुई है कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है? ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली, 2 कैरोटिड आर्टरीज़ हैं आपके पास, ठीक है? एक को एक टाइम में आपने प्रेस करना है, दोनों को एट अ टाइम पाल्पेट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब आप दोनों को पाल्पेट करते हो एट अ टाइम, तो जो हेड के साथ फ्लो जा रहा होता है, हेड के ऊपर, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है? तो आपने कैरोटिड आर्टरीज़ को एट अ टाइम एक को जो है वो पाल्पेट करके चेक करना होता है। अगर हम पेशेंट के अंदर देखें तो ये इस तरह से कैरोटिड आर्टरीज़ जो हैं वो जा रही होती हैं, ठीक है? अब जुगुलर वेन की असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को इसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कम होते हैं। जुगुलर वेन की असेसमेंट आपने सीवीपी फाइंड आउट करने के लिए, ये तो आपको पता है कि हम जुगुलर वेन की असेसमेंट करते हैं, ठीक है? अब इसका जो मेथड होता है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फिजिकल इसकी चीज़ें जो हैं वो दिखाना चाहूँगी, ताकि आपको पता चले कि हम इसको किस तरह से असेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टर्नल एंगल का पता होना चाहिए। स्टर्नम आपको पता है ना कि मैनुब्रियम होती है हमारे मिड वाले पॉइंट जो होता है मैनुब्रियम है, उसके नीचे आपके पास स्टर्नम होती है। मैनुब्रियम और स्टर्नम के दरमियान ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टर्नल एंगल, ठीक है? और नीचे आपके पास ज़िग्मॉइड प्रोसेस होता है। ये सारा आपका क्लेविकल के नीचे वाली जो है वो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। स्टर्नल एंगल आपको अगर नज़र आ गया तो जीबीपी मेजरमेंट जब भी आपने करनी है तो आपने क्या करना है जी, पहले पेशेंट को हमने लेटा दिया, ठीक है? अच्छे से उसको जो है वो रिलैक्स करके आपने उसको जो है वो उसका हेड इस तरह से टिल्ट करवाया। अब देखिए आपने नोट डाउन करना है कि जहाँ से उसका जो ये थोड़ा-सा एरिया स्वेल हुआ हुआ है, ठीक है? ये आपने जो हमने यहाँ स्टर्नल एंगल पढ़ा, स्टर्नल एंगल के ऊपर स्केल रखना होता है, ये स्टर्नल एंगल है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्टर्नल एंगल ये होता है। एक्सटर्नल एंगल के ऊपर आपने यहाँ पे अपना स्केल या जो भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने रखना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, हेड को बेंड कर दिया, ठीक है? और स्केल को आपने रख दिया। यहाँ से आपको पॉइंट नज़र आएगा जो कि स्वेल हुआ होगा, ठीक है? जुगुलर वेन की स्वेलिंग जो है वो नज़र आएगी। प्रॉपर फ़ील होगा कि ये जो है यहाँ तक थोड़ी-सी फ़ील्ड है, ठीक है? आपने वो टी पीस, इसको ना टी पीस भी कहते हैं, मतलब टी शेप चीज़ बनाते हैं हम। पहले हमने स्केल रख दिया, फिर हमने वो पॉइंट नोट कर लिया, यहाँ तक हमें जो है ना वो स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है? आपने इस पॉइंट को नोट डाउन करके सामने स्केल के ऊपर जो है वो देखना है कि ये कितना पॉइंट बना है, ठीक है? इसको टिल्ट करके रखना है बिकॉज़ टर्नल एंगल हमारा यहाँ पे है। ठीक है? इस तरह से करके आपने इसको टिल्ट करके रखना है, उसके बाद आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ तक है, ठीक है? मोस्टली हमारे पास पॉइंट होता है उसका 0 के साथ आपने स्टार्ट करना होता है इसको, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, 0 से आपने इसको स्टार्ट करना होता है। 0 को आपने बिल्कुल ऊपर रखना है इसके। तो 0 से आपने नोट डाउन कर लेना होता है कहाँ तक आपका जो है ना ये जा रहा है। मोस्टली 3 तक जाता है, ठीक है? 3, 4 तक जो है ना ये नॉर्मल होता है। जब आप इसका प्रोसेस पढ़ोगे, अब आप इसका प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने पेशेंट को पहले पोज़ीशन करना है 45 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है? उसका हेड आपने स्लाइटली टिल्ट कर दिया। आपने लाइट लगानी है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली क्या होता है? टेंजेंट के अराउंड। टेंजेंट होता है टेढ़ा करके थोड़ा-सा ना, लाइट को अगर हम टेढ़ा करके रखें, जैसे हम आईवी लाइन लगाने लगते हैं, तो हम लाइट को थोड़ा-सा टिल्ट करके रखते हैं ताकि हमें वेन ठीक तरीके से नज़र आए। बिल्कुल उसी टेंजेंट के ऊपर रख के आपने क्या करना होता है, आपने वो एंगल को फाइंड आउट करना होता है। फिर आपने एक्सटर्नल जुगुलर वेन को असेस किया, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, ये आपके पास जो मसल होता है, जो आपको नज़र आता है प्रॉपर यहाँ पे, ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल होता है, ठीक है? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल के साथ ही आपको इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन नज़र आ रही होती है, तो आपने उसका प्रेशर जो है ना उसको ऑब्जर्व करना है।
आपने जब उसको लोकेट कर लिया तो आपने उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको आपने पता लगाना था कि कहाँ तक इसका प्रेशर जो है वो जा रहा है, ठीक है? ये कलरफुल नहीं है, इस वजह से शायद आपको इतना नज़र ना आए। सबसे पहले आपने स्टर्नल एंगल देख लिया, आपने टी स्क्वायर बनाया, जिस तरह हमने 2 स्केल्स पढ़ लिए। कुछ लोग ना टी स्क्वायर बनाते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो टी स्क्वायर बनाते हैं। टी स्क्वायर हमारे पास मोस्टली टी स्क्वायर भी आपको यहाँ पे उन्होंने दिखाया होगा कि टी स्क्वायर इस तरह से, ये देखिए 2 स्केल्स लेके ना 2 स्केल लेके टी स्क्वायर बना देना, ये टी स्क्वायर होता है। यानी एक आपने स्केल रखा एक्सटर्नल एंगल के ऊपर और दूसरा स्केल एग्जैक्ट उस पोजीशन तक रखा जहां तक आपको जुगुलर वेन जो है वो नजर आ रही है, ठीक है? तो इस तरह से करके आपने फिर यहाँ पे इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट कर ली, ये टी स्क्वायर है, ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक स्केल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपने रीड द लेवल ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट देखना है जहाँ पे वो दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नॉर्मल जुगुलर वेनस प्रेशर आपका 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? या 3 सेंटीमीटर से लेस देन होता है। जब भी आपने 45 डिग्री के एंगल पे पेशेंट को लेटाया, नॉर्मल लेवल आपको याद होना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल लेवल आपका ये होता है, देखिए जुगुलर वेनस प्रेशर उन्होंने भी बताई है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है जो आपका इधर नेक के साथ जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि सीवीपी मेजरमेंट के लिए आपने क्या यूज़ करना था, तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल आपने यूज़ करना होता है, ठीक है? फिर आपके इंटरनल जुगुलर वेन है, ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ठीक है? और इस तरह से टी स्क्वेयर करके हमने इसका जो है जेवीबी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी? अब अगर जेवीपी रेज़ किस सूरत में होता है, उनकी कॉज़ेज़ कौन-कौन सी होती हैं? कॉज़ेज़ ऑफ रेज़ जेवीपी आपके पास होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर आपका 3 सेंटीमीटर नहीं आता, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, ठीक है, 5 आ गया, 6 आ गया, तो उसकी कॉज़ेज़ क्या-क्या हो सकती हैं, ठीक है? हम असेसमेंट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर की, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या कंडीशन इनकी वजह से जेवीपी रेज़ आ सकता है। इसमें देखिए राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर हो सकता है, ठीक है? मतलब राइट वेंट्रिकुलर जो है वो फेल हो चुका है आपका, वेंट्रिकुलर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है? या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, यानी हार्ट का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिकार्डियम का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्राइकस्पिड वाल्व की डिजीज़ हो सकती है, यानी जो आपका वेल्व्स होते हैं उनकी कोई मसला हो सकता है। नेक वेन्स आर डिस्टेंडेड बट नॉन पल्सटाइल कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, यानी जो आपका सुपीरियर वेना केवा है, हमने 2 तरह की वेना केवास पढ़े हैं हार्ट के अंदर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? तो हमारे पास जो सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा है वो अगर कैलोन की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो उस स्टेट में भी हमारे पास जेवीपी जो है वो रेज़ आ सकता है, ठीक है? तो जेवीपी रेज़ कब-कब आ सकता है, आपने इसको जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है कि जेवीपी रेज़ कब-कब आ सकता है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में, पेरिकार्डाइटिस में, अगर कोई वाल्व की डिज़ीज़ है या हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उस केस में जेवीपी रेज़ आ सकता है, ठीक है? ये हमारे पास मोस्टली असेसमेंट थी और असेसमेंट के बाद कुछ टेस्ट थे और कुछ जेवीपी मेजरमेंट जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें थी, ये हमने ये रीड करी, ठीक है? हम अब नेक्स्ट जो है ना वो हार्ट को हम कल स्टार्ट करेंगे और ये जो है नेक्स्ट वाला हार्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ये हम कल जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और आज आपने जो आपका काम है, आपने अपनी हेल्थ असेसमेंट जैनेट वेबर की बुक खोलनी है, ठीक है? या आप असेसमेंट मेड ईज़ी की बुक खोल सकते हैं या आप जो आपकी रिकमेंड बुक जो आपको लगाई गई है, ठीक है? जैनेट वेबर मोस्टली फॉलो करते हैं, तो आपने उनको यहाँ बेट्स की जो है बुक उसको फ़ॉलो किया जाता है, तो बेट्स ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं। उसको आपने खोलना है सिंपल, ठीक है? उसमें से आपने अपना टॉपिक निकालना है असेसमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है? और उसको मैक्सिमम आपने रीड आउट करना है जब तक हार्ट का टॉपिक स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले-पहले सारे टेस्ट पढ़ने हैं, पल्सेस की टाइप्स पढ़नी है, पल्सेस की साइट्स पढ़नी है, ठीक है? टेक्निक्स पढ़नी है आपने, उसके अलावा आपने रेट, रिदम, एरिथमियाज़, एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़नी है। पल्स का वॉल्यूम क्या होता है, बीपी कैसे मेजर करते हैं, क्रोटोकॉफ साउंड्स क्या होती हैं, नेक की वेसल्स क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी हैं, जुगुलर वीनस प्रेशर की मेजरमेंट तक, यहाँ तक आपने जो है वो अपनी बुक से सारा पढ़ के आना है, ठीक है? और कल जो है वो मैं आपसे इसका थोड़ा-सा सुनूँगी, थोड़ा-सा बस पूछूँगी एंड देन जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर के बाद जो है वो मिल